नमस्कार। तो आज 14 नवंबर को भारत की इकोनॉमी में क्या क्या हुआ, कौन सी बड़ी खबरें थीं, चलिए आज की सबसे जरूरी आर्थिक हलचलों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आज की पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओवरऑल इकोनॉमी की, यानी बड़ी तस्वीर क्या है। फिर कॉर्पोरेट दुनिया की हलचल पर नजर डालेंगे, कौन सी कंपनियां आज खबरों में थीं। इसके बाद कुछ खास सेक्टर्स जैसे एनर्जी, रियल एस्टेट, इन पर फोकस करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ग्लोबली दुनिया के साथ भारत के कनेक्शंस कैसे बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, यानी बिग पिक्चर। आखिर देश की अर्थव्यवस्था जा किधर रही है, क्या संकेत मिल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर आ रही है मूडीज की तरफ से। उनका मानना है कि 2027 तक भारत की इकोनॉमी हर साल 6.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। ये बहुत सॉलिड ग्रोथ है और ये भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बनाए रखेगा। तो देखिए आज की कहानी में ना एक तरह का बैलेंस है। एक तरफ मूडीज जैसी एजेंसी कह रही हैं कि ग्रोथ जबरदस्त रहेगी और वहीं दूसरी तरफ S&P ग्लोबल जैसी एजेंसी चेतावनी दे रही है कि भाई रिटेल लोन में, खासकर जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, उनमें बैड लोन्स यानी NPA का खतरा बढ़ रहा है। चलिए कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस मिली-जुली तस्वीर को और साफ करते हैं। देखिए एक तरफ NSE में इन्वेस्टर अकाउंट्स की संख्या 24 करोड़ के पार चली गई है, जो दिखाता है कि शेयर बाजार में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अक्टूबर में बिजली की डिमांड 5% से ज्यादा गिरी है और माइक्रो फाइनेंस लोन अकाउंट्स भी कम हुए हैं। तो मतलब साफ है, इकोनॉमी में कहीं तेजी है तो कहीं थोड़ी सुस्ती भी दिख रही है। तो ये तो हुई मैक्रो इकोनॉमी की बात। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और उन कंपनियों की बात करते हैं जो असल में इकोनॉमी का इंजन है। देखते हैं कॉर्पोरेट जगत में आज क्या कुछ हुआ। टेक की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर, भारत का पेमेंट किंग फोन पे, उसने किसके साथ हाथ मिलाया है? OpenAI के साथ। जी हाँ, वही कंपनी जिसने ChatGPT बनाया है। अब इस पार्टनरशिप का सीधा मतलब यह है कि बहुत जल्द फोन पे ऐप के अंदर हमें कमाल के AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। सोचिए पेमेंट एक्सपीरियंस कितना स्मार्ट हो जाएगा। अब रियल एस्टेट सेक्टर से एक और बड़ी खबर, साया ग्रुप ने अपना पूरा कर्ज चुका दिया है और रकम कितनी है? पूरे 1500 करोड़ रुपए। देखिए ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, ये एक ट्रेंड की तरफ इशारा करता है कि कंपनियां अब अपने ऊपर से कर्ज का बोझ कम कर रही हैं, अपनी बैलेंस शीट को क्लीन कर रही हैं और ये पूरे सेक्टर के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और सिर्फ कर्ज चुकाना ही नहीं, कंपनियों के जो तिमाही नतीजे आ रहे हैं वो भी काफी शानदार हैं। देखिए आइशर मोटर्स जो रॉयल एनफील्ड बनाती है, उसका नेट प्रॉफिट करीब 22.5% बढ़ गया है। अल्केम लैब्स की सेल्स इंडिया और US दोनों जगह बढ़ी है और एम्बेसी रीट ने तो अपने इन्वेस्टर्स को अब तक का सबसे ज्यादा डिविडेंड दिया है। कुल मिलाकर कॉर्पोरेट इंडिया की हेल्थ रिपोर्ट काफी अच्छी दिख रही है। अच्छा, कुछ और फटाफट कॉर्पोरेट अपडेट्स देख लेते हैं। फेस्टिव सीजन में सेंको गोल्ड ने 1700 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की है। दूसरी तरफ IT सेक्टर में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है, जहां मिड टियर कंपनियां अब बड़ी कंपनियों से ज्यादा हायरिंग करने वाली हैं और एडटेक कंपनी अपग्रेड वो भी अब ऑफलाइन जारी है। 40 सेंटर खोलने का प्लान है, मतलब एक्शन हर तरफ है। चलिए अब जरा कुछ खास सेक्टर्स के अंदर और गहराई से चलते हैं। देखते हैं एनर्जी, रियल एस्टेट और ऑटो में आज क्या बड़ी हलचल हुई। एनर्जी सेक्टर से तो आज एक धमाकेदार खबर है। रिन्यू ये कंपनी आंध्र प्रदेश में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में कितना इन्वेस्ट करने जा रही है पता है? 60,000 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है और भारत के क्लीन एनर्जी टारगेट की तरफ एक जबरदस्त छलांग है। अच्छा, अब ऑटो सेक्टर की बात करें, लेकिन नई गाड़ियों की नहीं, पुरानी गाड़ियों। भारत में यूज्ड कार मार्केट कितना बड़ा है? करीब 59 लाख यूनिट्स का। और मजे की बात यह है कि इस मार्केट को चला कौन रहा है? SUVs और प्रीमियम गाड़ियां। मतलब लोग अब पुरानी गाड़ी भी खरीद रहे हैं तो वो बेहतर और बड़ी गाड़ी लेना पसंद कर रहे हैं। रियल एस्टेट मार्केट में एक नया बड़ा प्लेयर एंट्री ले रहा है। एस्टेक ग्रुप ये ग्रेटर नोएडा में अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है और इसमें वो 1800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। ये दिखाता है कि NCR जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी नए इन्वेस्टर्स को अभी काफी दम दिख रहा है। और इन सेक्टर से कुछ और छोटी छोटी मगर जरूरी खबरें भी हैं, जैसे जूनिपर ग्रीन एनर्जी ने एक विंड प्रोजेक्ट के लिए डील साइन की है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आने वाले सालों में ग्रोथ थोड़ी धीमी रहने का अनुमान है और टेलीकॉम में आरकॉम और एयरसेल के स्पेक्ट्रम बेचने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो हमने देश के अंदर की बात कर ली, कंपनियों की बात कर ली। अब जरा देखते हैं कि भारत दुनिया के साथ कैसे जुड़ रहा है। ट्रेड पॉलिसी और ग्लोबल एम्बिशन के मामले में क्या हो रहा है। एक्सपोर्ट के फ्रंट पर एक बहुत अच्छी खबर है और ये आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर से।
अप्रैल से सितंबर के बीच हमारे कपड़ा निर्यात में 10% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है। हम 100 से ज्यादा देशों को कपड़े एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेक इन इंडिया की एक शानदार कहानी है। और ये कहानी सिर्फ बड़ी कंपनियों की नहीं है। अब तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के छोटे और मीडियम बिजनेस वाले भी ग्लोबल हो रहे हैं। राज्य सरकार के जो नए रिफॉर्म्स हैं और जिस तरह से सब कुछ ऑनलाइन और आसान हो गया है, उसकी वजह से ये एमएसएमईज अब अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए मार्केट्स में अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अगली खबर समझने से पहले एक टर्म समझना जरूरी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये क्या होता है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई दूसरा देश अपना माल हमारे देश में बहुत ही सस्ते दाम पर बेच रहा है, इतने सस्ते में कि हमारे यहाँ के बनाने वालों को नुकसान हो रहा है, तो हमारी सरकार उस सस्ते माल पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है ताकि वो महंगा हो जाए। बस इसी टैक्स को एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। तो अब आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी समझ आ गई। तो खबर यह है कि भारत ने वियतनाम से आने वाले स्टील पर 5 साल के लिए यही ड्यूटी लगा दी है। इसके अलावा सरकार ने एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए 2000 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम भी शुरू की है। और एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ ने चीन को अपना अब तक का सबसे बड़ा कॉपर कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया है। तो कुल मिलाकर आज की आर्थिक कहानी में हमें दो पहलू दिखे। एक तरफ जबरदस्त ग्रोथ के अनुमान है, ग्लोबल पहुंच बढ़ रही है, कंपनियां अच्छा कर रही हैं, और दूसरी तरफ बैड लोन्स का खतरा है, कुछ सेक्टर्स में सुस्ती है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि भारत का आने वाला कल कैसा होगा? क्या हम इन मौकों को भुना पाएंगे या फिर ये जो चुनौतियां हैं वो हम पर हावी हो जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।